ठीक है। तो ये जो चैप्टर है कार्बन मीन्स कंपाउंड मीन्स कार्बन एक कंपाउंड है, ठीक। तो चैप्टर अकेला कार्बन है तो इसका मतलब कार्बन कुछ तो खास होगा जिसके ऊपर ये चैप्टर है। तो पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चैप्टर है हमें इसे कंपाउंड का समझना पड़ेगा और हमें पहले इसे कंपाउंड को जानना पड़ेगा। कंपाउंड जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, बिना कंपाउंड जाने हम पढ़ नहीं सकते। तो पहले हमें कंपाउंड को जानना पड़ेगा। तो कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या है? तो जो आयोनिक कंपाउंड है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसको लेकिन फिर भी एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आयोनिक कंपाउंड होता कैसा है, कि आपको ठीक से रिवाइज हो जाए कि आयोनिक कंपाउंड से में कैसा होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। बड़ा क्या लग रहा है ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही होगा। तो हम दो एलिमेंट लेते हैं, मतलब दो एटम लेते हैं। पहला लेते हैं सोडियम, ठीक है, और दूसरा लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। तो जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो कितना निकलेगा? तो पहले के सेल में दो देंगे, के एल एम एन सेल आपने 9 में पढ़ा होगा, आपको पता होगा के एल एम एन सेल क्या होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। कार्बन के बारे में इसके बारे में बता रहा हूँ, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आयोनिक कंपाउंड उसके बारे में बता रहा हूँ, तो डिटेल में इसका नहीं जा रहा हूँ। तो के सेल में सिर्फ 2 रहता है, और ये जो इसका के एल सेल में 8, ठीक। तो कितना 10 हो गया। तो अब के एल एम में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो अभी जो है क्लोरीन का 17 है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। पहले में 2 रहेगा, 2 का कैपेसिटी होता है पहला सेल का, 8 रहेगा, इतना हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे लास्ट में कितना रहना चाहिए? 10 तो हो गया इतना। तो अब ये लास्ट में इसका 7 रहेगा, के एल एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसफर किस तरह करें? तो इससे पहले आपको ऑक्टेट रूल जानना पड़ेगा। ऑक्टेट रूल होता क्या है ये भी आपने 9 में पढ़ा होगा, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जरूरी है ऑक्टेट रूल जानना। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जो लास्ट सेल होता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो लास्ट सेल है उसके लास्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 रहेगा तब तो स्टेबल है। स्टेबल मतलब हमें समझो खुश रहेगा, वरना वो दुखी है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो दुख रहेगा, दुखी में रहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन तब स्टेबल है। तो क्या इसके लास्ट सेल में, ये लास्ट सेल है इसका, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों कंपाउंड बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं देखते हैं, ठीक। तो जो Na है, क्या करने से Na जो है उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा? क्या करेगा ऐसा? लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चलिए देखो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी एटम को, 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, आएगा ही लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर 1 दे दे तो। और अगर ये 1 ले ले, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। तो आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले तो दोनों जो एटम जो अपना आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं उन दोनों के बीच पहले सौदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, मतलब मैं कोई भी एटम किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी को नहीं रखता। वो भी मानना चाहिए, देने वाला भी मानना चाहिए, लेने वाला भी मानना चाहिए, दोनों के बीच में सौदा होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ही दे पाएंगे, मतलब तब जाके ही इन दोनों के बीच में कंपाउंड बन पाएगा, वरना ऐसे आयोनिक कंपाउंड नहीं बनने वाला, ठीक। तो क्या करेगा, ये जो है Na सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो सॉरी सोडियम नहीं क्लोरीन, क्लोरीन को एक सोडियम जो है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद अभी यहाँ कितना हो गया? 8 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 0। मतलब इसके लास्ट सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जो है कंपाउंड बना लिए हैं।
लेकिन आप किस तरह बना रहे हो, पहले जो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसको यहाँ पे दे दिया, तो पहले आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन जो होता है दोनों का नंबर सेम होता है, ठीक। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था इसमें, प्रोटॉन भी 11 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, अभी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, प्रोटॉन अब ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, तो क्या होगा ना यहाँ पे जो Na है, प्रोटॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन से पता है प्लस होता है, मतलब पॉजिटिव है प्रोटॉन, तो पॉजिटिव बढ़ चुका है यहाँ पे, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए प्लस में आ जाएगा, दोनों का नंबर बढ़ चुका है, मगर प्रोटॉन इसमें हावी कर गया, सब आप समझने के समझ लो प्रोटॉन हावी कर चुका है इसमें, इसलिए प्रोटॉन यहाँ पे प्लस लिख दिया, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लिख दिया Na में। अब यहाँ जो क्लोरीन देखो, क्लोरीन में अब इलेक्ट्रॉन एक आ चुका है, प्रोटॉन पहले क्लोरीन में कितना था 17, इलेक्ट्रॉन कितना था 17, लेकिन अब कितना हो चुका है 80, इलेक्ट्रॉन अब 80 हो चुका है, प्रोटॉन अब अभी भी 17 है, प्रोटॉन का नंबर नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया है, तो अब कौन हावी किया, नेगेटिव चार्ज हावी किया, तो क्या होगा क्लोरीन जो है नेगेटिव हो गया। तो हमें ये पता है कि अनलाइक चार्ज रिपेल इच अदर, और सॉरी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, और लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, ठीक है, अनलाइक चार्ज है ना प्लस और माइनस, तो क्या होगा ये कंपाउंड बना दिया जिसे कहते हैं NaCl, इस कंपाउंड को कहते हैं, मतलब कंपाउंड बना दिया NaCl, इसे आप डेली लाइफ में यूज करते हो, क्या होता है ये नमक का, नमक जो होता है ना ये है नमक, NaCl कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा सबको कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा, तो मैं समझ लो कि आपको समझ आ चुका है, ठीक है, ओके। ये NaCl, तो आयनिक कंपाउंड समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड पे, जिसका नाम है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन था दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जा रहा था, अब इसमें शेयर होगा, कैसे हो वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का सबसे पहले O2, सबको पता होगा कि O2 क्या होता है, मतलब जो O2 सॉरी इधर O2 जो है, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 कैसे बनता है, ये जो बनता है कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से O2 का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, तो शेयर मतलब सबको पता होगा कि शेयर मतलब ऐसा चीज कि उसको देना, पूरा देना नहीं होता है, मतलब वो ट्रांसफर हो गया पूरा, हम उसको दे दिया ट्रांसफर, शेयर मतलब मैं इसमें ऐसा होता है कि मैं खुद तो यूज़ कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं खुद यूज़ करूँगा, सामने वाला जो है वो भी यूज़ कर पाएगा, दोनों आपस में मिलजुल के यूज़ करेंगे, ठीक है। आप जब स्कूल में एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो स्कूल में आप टिफिन खाते होंगे अपने दोस्तों का शेयर करते होंगे, तो ऐसा है थोड़ी ना कि आपने अपना टिफिन जो आप लाए हो उसको पूरा एक अपने दोस्त को दे दिया, खुद भी खाते हो, सामने वाला दोस्त को भी खिलाते हो, दोनों मिलकर शेयर करते हैं, उसी को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड भी ऐसे होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाता है, वो जाता नहीं है, मतलब दूसरा जो एटम है ना इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो खुद जो एटम है वो खुद इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, और जो दूसरा एटम है वो भी यूज करेगा, दोनों मिलकर साथ में यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक एटम में इलेक्ट्रॉन दिया दूसरा नहीं देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। मुझे पता है समझ ठीक से नहीं आया, आगे बताऊंगा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो पहले हम O2 फॉर्मेशन करते हैं, मतलब O2 कैसे कोवलेंट बॉन्ड करते हैं वो देखते हैं। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से करूँ तो कितना है, पहले सेल में 2, अब दूसरा सेल L सेल में 6 आया, ठीक है, 2 6। तो इसका मैं अभी क्या करता हूँ, सेल बनाता हूँ, मतलब सेल जो होता है वो बना रहा हूँ उसका एटम। तो पहले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके मैं इसके अंदर प्रोटॉन नहीं बना रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, मैं वो नहीं बनाने वाला हूँ। एक चीज़ समझ लेना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक। तो ये जो इसके अंदर 8 प्रोटॉन होता है, ठीक। तो पहला सेल बनाया मैंने, पहला सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 2 का कैपेसिटी होता है, 2 के अंदर खत्म। दूसरा बनाया सेल, इसमें कितना होता है, इसमें होता है 6,
इसका 8 का कैपेसिटी है, 6 आराम से इसके अंदर आ सकता है, 6 लिख सकता हूँ, 6 लेते हैं 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या स्टेबल है, क्या इसका लास्ट जो है, लास्ट सेल जो इसका है, क्या वो 8 है, मतलब लास्ट सेल के अंदर क्या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन, सिंपल दिख रहा है आपको 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये कहीं से 2 ले ले, ठीक है, लेकिन अभी हम कोवलेंट बॉन्ड करें तो हमको उसको शेयरिंग करके दिखाना है, हमको फोटो फॉर्म करना है। कैसे शेयरिंग से कैसे ऑटो फॉर्म करता है, शेयरिंग से ऑटो फॉर्म होता है, कोवलेंट से फॉर्म होता है, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जरूरत है इसको 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये 6 का 6 यूज़ करते हैं, 6 का 6 यूज़ कर नहीं सकता, 6 यूज़ करने से क्या होगा, 2 बचेगा, वो डुप्लीकेट रूल फॉलो करेगा, लेकिन डुप्लीकेट रूल फॉलो इसलिए नहीं होगा, 6 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। एक तो पहला बात, 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, बहुत पावर चाहिए उसके लिए, और दूसरा कोई 6 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इससे उसको संभालने के लिए बहुत पावर चाहिए, संभालने उसका प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस नहीं संभाल पाएगा उतना, तो ना, तो हम ये क्या करें, ऑटो फॉर्मेशन पे दूसरा जो ऑक्सीजन हो वो भी इसके साथ आएगा, ठीक। तो दूसरा ऑक्सीजन निकालेगा, तो दूसरा ऑक्सीजन को सेल बना लेते हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इसका जुड़ा भाई है, ठीक है, ये इसका जुड़ा भाई, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत सारा होता है, ठीक है, तो ये इसका जुड़ा भाई अपने आप को बुला लिया, बुला के इसमें हम दोनों मिलकर ऑटो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं वो फॉर्म करेंगे, मतलब ऑक्सीजन तो ऑटो मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्म करेंगे, जो ऑक्सीजन दोनों मिलकर जो ऑक्सीजन मिलकर कैसे करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड से करते हैं लोग हमेशा, ऑटो मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है कोवलेंट बॉन्ड से करते हैं। तो इनका लास्ट जो है, ये लास्ट है, इसको स्टेबल रखना है, मतलब ये जो स्टेबल होना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पहला जो सेल है इसको हम अभी मिटा देंगे, ठीक है, ये पहला सेल का काम नहीं है, इसको हम पहला सेल को मिटा देंगे, ओके। तो पहला सेल का काम नहीं है, तो पहला सेल को मिटा देते हैं, क्योंकि हमको लास्ट सेल को हमको मतलब स्टेबल रखना है ना, लास्ट सेल का करना है, पहला तो स्टेबल है, मतलब पहले में तो है, दो चाहिए पहले में, पहला तो है, ठीक, लास्ट सेल में, ठीक है, तो लास्ट सेल ही यहाँ पे हम रखेंगे, ओके। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये न्यूक्लियस देना चाहिए, ठीक। तब दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, तो ये बोलेगा कि तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो शेयरिंग करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये जो है ना, ये एटम, ये ऑक्सीजन वाला, ये अपने आप को इतना पास ले आएगा कि इसके एटम के अंदर आ जाएगा, बताता हूँ कैसे, इसके लिए पूरा ये कर देता हूँ, ये जो है तो इसको 2 का जरूरत है, तो 2 को क्या करेगा, आगे तरफ रख देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को आगे तरफ रख देगा। तो इसको मैं जब ई करके माइनस लिखा ऐसा ना लिखे, इसको अगर हम सीखना डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे तो चलेगा, डॉट में रिप्रेजेंट करने से ईजी होगा, ठीक है, हम लोग डॉट में रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, तो इधर लिख दिया, और बाकी का जो बचा 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी का जो बचा उसको पीछे साइड रख देगा, 1 2 3 पीछे साइड रख दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना, इसलिए। अब दूसरा जो एटम है वो अपने आप को इतना पास ले जाएगा, दोनों अपने आप को इतना पास ले आएंगे कि ये जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 इस यहाँ रहा, इसके पास तो 2 था ना, इसके यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, ठीक, तो अब एक चीज देखना कि अब बताओ मुझे, इस वाले मतलब इस वाले जो ऑक्सीजन, ये वाले एटम में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना टोटल। क्या हुआ कि ये जो एटम है इसको इतना पास ले आया कि ये जो है इसके अंदर भी आ चुका है, ठीक है, इसके अंदर भी आ चुका है, तो अब ये इसका भी है, दोनों का, दोनों शेयरिंग हो चुका है, ये दोनों का बन चुका है, इसके साथ भी आ चुका है। अब ये जो क्या है, ये भी इसको इतना पास ला चुका है, देखिए अब ये जो दोनों है इसके अंदर आ चुके हैं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आ चुके हैं, तो अब इसका भी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है, ठीक है, तो यही होता है। तो दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं, दोनों के लास्ट में हम 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब स्टेबल हो चुके हैं दोनों। अब ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 8 को इसका न्यूक्लियस को ही संभालेगा, इसका न्यूक्लियस इन 8 को संभालेगा नहीं संभालेगा, ये जो न्यूक्लियस है 6 को ही संभालेगा, इसका न्यूक्लियस भी इन 6 को ही संभालेगा, दोनों के दोनों 6 को ही संभालेंगे, बस शेयरिंग आपस में हुआ है, पास लिया है, बस शेयरिंग हुआ है, वरना संभालने वाले दोनों के दोनों 6 हैं। अब 8 को संभालेंगे न्यूक्लियस को तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन संभालना, ठीक है, इसलिए दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे
यहाँ पे 6 रख दिए, मतलब 6 तो 6 का 6 न्यूक्लियस संभालेगा, उसका भी 6 संभालेगा। बस पास इतना ले आए हैं कि इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आ चुका है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन 8 हो चुके हैं। तो ये होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यही होता है। तो ये डबल बॉन्ड का, अब तुम लोग समझोगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये होता क्या है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, कैसे होता है। तो ये जो एग्जांपल मैं बताया ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल है। कैसे, जितना इलेक्ट्रॉन, जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा उतना बॉन्ड। इसमें कितना पेयर, पेयर हम किसको बोलते हैं, एक जोड़े को पेयर बोलते हैं, एक जोड़े को हम पेयर बोलते हैं। कभी तुम गए हो दुकान में, जूता जो होता है तुम पेयर जब बोलते हो, हमको 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए, उनको 2 देता है ना, तो ये बोलते हैं जोड़े को पेयर बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 2 बंदे तो इसको एक पेयर बोलेंगे, ये एक पेयर होगा, तो ये एक सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी एक पेयर होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड होगा, तो दोनों सिंगल सिंगल डबल, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हम ऐसे दिखा देंगे, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरह दिखा देंगे हम, डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक पेयर इधर बना, एक पेयर इधर बना, डबल बॉन्ड। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो अब हम जानेंगे सिंगल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल एक मैं बता देता हूँ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का बताता हूँ एक। तो अब है ये H2 मॉलिक्यूल हम जाएंगे, अब हम ऑक्सीजन पे जाते थे, अब H2 जो है सिंगल बॉन्ड बनता है, ये सिंगल बॉन्ड से बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से ये बन जाता है, वो डबल से बना था सिंगल से बनेगा, इतने का से बनता है। तो इसका भी क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ। तो कितना H2 का कितना होता है, H2 में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, बस एक लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना होता है, इसका पहले तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होगा ये 1 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका 1 होगा, इलेक्ट्रॉन एक रहता है इसमें, तो उतना ये बनाया है। लास्ट सेल इसका क्या है, यही लास्ट है, पहला सेल इसका लास्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया मैंने। अब क्या है ना कि ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, हम ये क्या होता है ना, एक डुप्लीकेट होता है, ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट पता है 8 होता है, डुप्लीकेट होता है, लास्ट सेल 2 रहना चाहिए, लास्ट सेल में अगर 2 है तब जाकर स्टेबल है, तो ये ऑक्टेट का फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कौन इसको जाके अब इतना सारा सेल, इतना सारा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, कौन देगा इसको इतना सारा इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी इसके पास तो एक ही रहेगा, तो उतना संभालने बहुत मुश्किल है, संभालना प्रोटॉन भी नहीं संभाल पाएगा उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, डुप्लीकेट को फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ये अपने एक जुड़ा भाई को बुलाएगा, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन के एटम को बुलाएगा, इसका भी ड्रॉ कर देते हैं, इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, वही है, ठीक। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो डुप्लीकेट रूल फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए लास्ट सेल में, ये हमें पता है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया डुप्लीकेट रूल फॉलो हो गया, इसको भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, सेम दोनों जुड़वा भाई तो हैं, दोनों को सेम चीज चाहिए, इसको भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका भी हो गया, मतलब डुप्लीकेट रूल फॉलो, ठीक। तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ा था, क्या समझा था कोवैलेंट बॉन्ड में, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के बीच में शेयरिंग होता है, यहाँ भी वही करेंगे ये दोनों, ऑक्सीजन ने जैसे किया था सेम ये लोग वैसे ही करेंगे। तो अभी इनका बताता हूँ ये लोग किस तरह करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने ऑक्सीजन का बनाया, इसका भी हम सेम बनाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया हमने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसका। अब ये दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है वो इतना इसके पास आ जाएगा कि इसकी जो एटम के अंदर आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके एटम के अंदर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके एटम के अंदर आ जाएगा, ठीक, ये होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब बताओ मुझे इस वाले एटम में, इस वाले हाइड्रोजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लीकेट रूल फॉलो हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बॉन्ड, कितना यहाँ पे बॉन्ड बना है, क्या वो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कितना बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, देखो एक ही पेयर यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, और कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो पेयर बने नहीं, सिंगल बॉन्ड, तो ये हुआ सिंगल बॉन्ड, इस तरह सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब एक एग्जांपल है ट्रिपल बॉन्ड का, तो वो भी मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी बता देता हूँ।
तो यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देखा और डबल बॉन्ड का भी देखा। आपने ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड कौन फॉर्म करता है? नाइट्रोजन एक है जो कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का जो होता है मतलब एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? 7। 7 प्लस का एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका करेंगे तो होगा 2 और 5, 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दिया और दूसरा यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया मतलब उसका सेल। तो ये जो है ना, ये पहला सेल मैं नहीं बना रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैं लास्ट सेल बना रहा हूँ। क्या किया मैंने? डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लास्ट सेल बनाया, क्योंकि अब पहला सेल तो हम बार बार मिटा ही दे रहे हैं बना के, तो क्या फायदा उसका। तो डायरेक्ट मैं लास्ट सेल बना दिया मैंने। तो लास्ट सेल में कितना होता है? तो लास्ट सेल में इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 5। अब ये बताना इसको, अब यहाँ पे मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट में। तो लास्ट में अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना है, वो जो रूल है ऑक्टेट रूल, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, मतलब चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को आगे रख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को आगे रख दिया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन पीछे। तो क्या है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने हमको यहाँ पे मतलब कि N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो एक और यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, उसका जुड़ा भाई जो मैंने पहले बोला जुड़ा भाई, वही जुड़ा भाई यहाँ भी आएगा। तो एक और नाइट्रोजन यहाँ पे है जो सेम वो 3 इलेक्ट्रॉन को आगे रख दिया है। इसके एटम के अंदर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, इसके एटम के अंदर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ गए मतलब जो है। तब हम गिनते हैं कि टोटल जो है इलेक्ट्रॉन जो कितने हुए, ठीक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इधर भी सेम 8। तो यही होता है N2 का फॉर्मेशन, उनकी N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब बॉन्ड देखते हैं कितने होंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने पहले बोला ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन ने बनाया यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसी को कहते हैं, ठीक है, शेयरिंग से। अब आप समझ गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उससे वही समझ गए होंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी समझाता हूँ, दोनों का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक। तो हमने कुछ देर पहले देखा आयनिक कंपाउंड को अच्छे से हमने पढ़ लिया और कोवैलेंट कंपाउंड को भी अच्छे से जान लिया। अब इनकी हम प्रॉपर्टी पे देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी में पहले इसके नेचर के बारे में जानते हैं। इसका नेचर, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। हमने वहाँ पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयन होते हैं। मीन्स जैसे कि एक एग्जांपल मैंने उसमें दिया था सोडियम और कैल्शियम का, सोडियम और कैल्शियम का, सॉरी क्लोरीन का, कैल्शियम क्लोरीन का, सोडियम क्लोरीन का जो एग्जांपल मैंने दिया था। तो सोडियम का जो सोडियम ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे दिया क्लोरीन को। तो जब उसने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके में एक इलेक्ट्रॉन कमी आ गया, इलेक्ट्रॉन का जब कमी आ गया तो सोडियम जो है प्लस चार्ज हो गया, चार्ज प्लस आ गया उसका, और जो क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस चार्ज हो गया। तो हमें प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, अगर अट्रैक्ट किया तो जो प्लस माइनस होगा आयन है, हमको पता है एनायन कैटायन। तो वही चीज़ है, आयन से बनी, ये आयन से ही बना। तो ये कि जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से बनता है, ये जिसमें है तो वो कोवैलेंट कर देते हैं। कोवैलेंट का नेचर, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आ रहा, कोई भी आयन्स नहीं है इसमें, और मॉलिक्यूल से बनते हैं। उसी समय मैंने देखा था स्मॉल सेल, वो हमने देखा था उसी समय इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बहुत है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था, कोई आयन कैटायन नहीं हुआ था इसमें, इसलिए ये जो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो और दे आर हार्ड सॉलिड्स, मतलब आयनिक कंपाउंड है, दे आर हार्ड सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूइंग ऑल आयंस। मतलब वो लोग जो है हार्ड सॉलिड्स होते हैं, मतलब हार्ड सॉलिड्स होते हैं, फिर कड़े सॉलिड्स, पत्थर को देखे होते हैं उस टाइप के कड़े सॉलिड्स होते हैं, ठीक। आयनिक कंपाउंड से जो बनते हैं कंपाउंड्स वो हार्ड सॉलिड है। और अब आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, दे आर गैसेस, लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड एक्सेप्ट ग्राफाइट एंड डायमंड। मतलब जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना तो वो गैसेस में तो बनता है, या तो लिक्विड में या तो सॉफ्ट सॉल्ट में। एक्सेप्शन एक है कि यहाँ पे ग्राफाइट और डायमंड नहीं आएगा, मतलब ग्राफाइट डायमंड बहुत हार्ड है, डायमंड तो सबसे नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो है अभी तक का, डायमंड सबसे हार्ड है उसमें से। जब तक हमको जितना भी मतलब नेचुरल जितना भी हार्ड हमको सॉलिड के बारे में पता है उसमें डायमंड सबसे हार्ड है,
नेचुरल डोपिंग डायमंड सबसे हाई, तो डायमंड कोवलेंट बॉन्ड से ही बनता है, लेकिन इसको और ग्रेफाइट को छोड़ दे, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ दे, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं वो सब जो होते हैं सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, गैस या लिक्विड होते हैं। तो अब हम इनके नेचर के बारे में जानते हैं। अब इनका मान है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो वेपर जो बन जाता है ना, जो वेपर बनते हैं उसे कहते हैं वोलेटाइल, विद हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, मतलब इसको बॉयल करेंगे बहुत ज़्यादा तब जाके बॉयल होगा, बॉयल मतलब उबलना, ठीक। और मेल्टिंग मतलब उसको पिघालना, बहुत ज़्यादा इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तब जाके पिघलेगा, बहुत आग करना पड़ेगा इसे तब जाके ये पिघलेगा। और इसका कोवलेंट पॉइंट, कोवलेंट पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर नॉन वोलेटाइल। ये भी वही सेम आयनिक पॉइंट जैसा, ये इसका भी वेपर नहीं होता, विथ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आराम से अगर थोड़ा सा आंच दे दें तो आराम से ये पिघल जाएगा और उबल जाएगा, ठीक। तो इसका हम रीजन जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मैंने बता तो दिया इतना कि नेचर के बारे में बता नहीं सकता, रीजन जानते हैं क्यों होता है। तो आयनिक कंपाउंड में दे आर हार्ड सॉलिड। क्यों हार्ड सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। और उनका जो पकड़ होता है ना दोनों के बीच में प्लस माइनस चार्ज है, आयंस के बीच में जो पकड़ होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत मजबूत पकड़ होता है, इसलिए वो लोग हार्ड सॉलिड होते हैं। उनको तोड़ना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल, उनके पकड़ को जल्दी नहीं तोड़ा जा सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसमें तब जाके उनका पकड़ टूटेगा, ठीक। और बॉइलिंग पॉइंट में डीजल नॉर्मल है, वही है जो हाई बॉइलिंग, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, वही सेम चीज़, इनका पकड़ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा आग देंगे तब जाके इनका पकड़ टूटेगा, बहुत ज़्यादा आग देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगेगा इसके लिए, क्योंकि ये प्लस माइनस से बने हैं, प्लस माइनस का पकड़ तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा आग देना पड़ेगा इसके लिए। और सेम यहाँ पे ये जो सॉफ्ट सॉलिड है गैसें लिक्विड में क्यों बनते हैं, ये मॉलिक्यूल से बने हैं। मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ना इजी है, इजीली ये टूट जाएगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली टूट जाएगा, इसलिए ये गैसेस या तो लिक्विड या तो सॉफ्ट सॉलिड। यहाँ फिर से बता रहा हूँ एक्सेप्शन में ग्रेफाइट एंड डायमंड है, ठीक है, इन दोनों को आप इसमें ऐड मत कीजिएगा, एक्सेप्शन ये, तो इनका पकड़ जो है तोड़ना बहुत ईजी, इजीली टूट जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी हुई है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के साथ में हुई है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मतलब लो होता है, लेकिन ये भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक, ये नॉन वोलेटाइल है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका अपोजिट है, इसका हाई था, इसको ज़्यादा बॉयल करना पड़ा था, लेकिन कम बॉयल में जल्दी बॉयल होगा। और ये जो है मेल्टिंग पॉइंट, ये कम मेल्ट करने से भी आराम से पिघल जाएगा। तो ये था इसका नेचर, इसके पीछे का रीज़न।